हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उद्भव। टॉपिक हमारा लास्ट वीडियोस में भी चल रहा था, काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अभी इसी पॉइंट को जो है हम अपने आगे बढ़ाएंगे, समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में हम आगे कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुकी थी। अब इसमें मैंने आपको बताया था जो ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ डिवाइडेड इन फोर स्टेजेस। ठीक है, समाजशास्त्र का जो उद्भव है, इस उद्भव में समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी हुआ है, उसको 4 स्टेजेस में, 4 भागों में बांटा गया है। 4 स्टेज हैं उसकी, 4 स्टेजेस हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। वरीय स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ये मैंने आपको बताया था, समाजशास्त्र के विकास की विभिन्न अवस्थाएं। इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। इसमें भी उस दिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये माना जाता है कि समाजशास्त्र का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, ये स्टार्ट हुआ था यूरोप से। ठीक है, लेकिन कुछ जो इंडियन थिंकर्स थे वो इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा था कि जो हमारे मनुस्मृतिज़ हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद, महाकाव्य, महापुराण, ये सब चीज़ें हैं, उनमें उसी तरह की घटनाओं का, उसी तरह के रीति रिवाजों का, बातों का जिक्र मिलता है जो समाजशास्त्र में समाज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो उसके द्वारा कहना चाहते थे कि ये सब चीज़ों की जो शुरुआत है या जो जननी है, जो ओरिजिन हुआ है, वो इंडिया से हुआ है, भारत से हुआ है। हमारे देश में वर्णाश्रम व्यवस्था भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, प्रूफ है। जो वर्णाश्रम अवस्था थी कि भारतीय चिंतकों ने, इंडियन थिंकर्स ने समाज और जीवन की एक व्यापक व्यवस्था का, समाज और जीवन की एक व्यापक व्यवस्था का इतना विकास पाश्चात्य विधानों की इस दिशा में चिंतन के बहुत पहले ही कर लिया था। यानी कि जब वेस्टर्न जो सोशियोलॉजिस्ट थे, जितना वर्क उन्होंने किया था, उनके वो वर्क करने से पहले, वो इन्वेंशन करने से पहले इंडियन थिंकर्स जो थे इस डायरेक्शन में इससे बेटर जो है अपनी परफॉर्मेंस दे चुके थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दे चुके थे। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में सोसाइटी रिलेटेड जो स्टडीज़ थी, वो जो स्टार्ट हुई थी, वो यूनानी थिंकर्स से हुई थी, यूनानी विचारकों से हुई थी। यूनानी विचारकों में जो यूनानी थिंकर्स थे, इनमें प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, इनका नाम फेमस है। प्लेटो और अरस्तु की जो क्रिएशंस हैं, बुक्स हैं, रचनाएं हैं, वो इस दिशा में बहुत ज़्यादा मेन एफर्ट थे। प्लेटो ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था रिपब्लिक। 427 से 347 बिफोर क्रिश्चियन बर्थ, ठीक है, बिफोर जीसस क्रिस्ट। और अरस्तु ने इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, जो कि 384 से 322 बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, समाज जीवन से संबंधित, सोशल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी, इवेंट्स थी, उन्हें इस बुक में प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया गया है। इन्होंने अपनी इन बुक्स में जो फैमिलियल लाइफ है, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, कंडीशन ऑफ वुमेन है, सामाजिक संहिताएं हैं आदि का जो एक ब्रॉड लेवल पर इसमें इन्होंने डेफिनेशंस किया है, डिफाइन दिया है। इन स्कॉलर के विचारों में क्लियरिटीज़ जो थी वो थोड़ी ज़रूर कम देखने को मिलती थी, यानी कि लैक ऑफ क्लैरिटी था, स्पष्टता का अभाव जरूर था इसमें। लेकिन दूसरी तरफ जो ये सोसाइटीज़ थी, ठीक है, मतलब इस समय में जो सोसाइटीज़ थी, कम्युनिटीज़ थी या स्टेट थे, वो दूसरी ओर दर्शन व विज्ञान में क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाए। और उस समय समाज में जो धर्म और जादू टोने का विशेष बोल रहेंगे, वो समय था जब हमारी सोसाइटी में मैजिक, ठीक है, रिलीजन, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और उस समय में जो हमारी सोशल इवेंट थी, सामाजिक घटनाएं थी, उनका जो स्टडी था और जो प्रेजेंटेशन था, वो बेसिकली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया गया था। प्लेटो और अरस्तु के बाद सोशल लाइफ से रिलेटेड और जो स्टडी थी सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में, लुक्रेशियन, सिसरो, मार्कस आर्लियस, सेंट ऑगस्टियन, इन सब का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। भारतीय विचारकों के इतिहास में, इंडियन थिंकर्स के जो हिस्ट्री है उसमें मनु और कौटिल्य, चाणक्य का योगदान काफ़ी उल्लेखनीय है।
मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में, जो मनु की अपनी रचना थी, मनुस्मृति थी, भारतीय समाज व्यवस्था का, इंडियन सोसाइटी सिस्टम था, उसका कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स में सोशल इकोनॉमिक मैनेजमेंट के रूप में वर्णन, यानी कि जो मनुस्मृति थी हमारी प्राचीन जो है एक पुस्तक थी जिसका बहुत सारी ऐसी बातों का उल्लेख है, जो समाज का हमारा बेसिकली एक स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का था वो मनुस्मृति से प्रेरित था। तो जिस तरह की जो एक्सप्लेनेशन, जो रूल्स रेगुलेशंस मनुस्मृति में थी, उसे बाद में कौटिल्य ने जो अपनी एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्री हुए हैं ये, इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र नामक इकोनॉमिक्स नामक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने सोशल इकोनॉमिक मैनेजमेंट को उसी तरह से, यानी कि जो उनका एक्सप्लेनेशन थी वो उसी से प्रभावित थी। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था। अगर हम सेकंड स्टेज जो है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की, इसके बारे में बात करते हैं तो 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, 14th सेंचुरी तक, 6 to 14th सेंचुरी तक का जो समय था, टाइम ड्यूरेशन था, वो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए सेकंड स्टेज मानी जाती है, द्वितीय अवस्था मानी जाती है। और इस काल में काफ़ी जो बेसिकली है ये वो समय था, काफ़ी लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक सामाजिक समस्याओं को समझने, सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया गया। यानी कि इसमें जो हमारा सेकंड था फेज़ था डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का, तो इस समय में जो है लोगों को समझाने के लिए, सोशल प्रॉब्लम को समझाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए जो है इस समय में धर्म और दर्शन, रिलीजन और फिलॉसफी का जो है बहुत बड़े स्तर पर उनकी हेल्प ली गई। लेकिन 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को, सोशल प्रॉब्लम्स को लॉजिकल वे में समझाने का प्रयत्न किया गया। और इसके बाद धीरे धीरे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में, सोशल इवेंट्स हैं उनके रिलेशन में जो एक आप कहेंगे कि तर्क का महत्व, लॉजिक को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, तर्क का महत्व बढ़ गया। थॉमस एक्यूनस तथा दांते, थॉमस एक्यूनस का जो टाइम ड्यूरेशन था 1227 से 1274 और दांते का 1265 से 1321 की रचनाओं में जो है इन्होंने अपनी क्रिएशन की है, थॉमस एक्यूज ने और दांते ने, उसमें इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से हुई हमें मिलती है। इन विद्वानों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना। जो ये स्कॉलर्स थे इन्होंने ह्यूमन को एक सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी माना और समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, सोसाइटी को मैनेज्ड वे में चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया, नीड ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि विदाउट एनी गवर्नमेंट जो है रूललेस हो जाएगी सोसाइटी। और इसी समय में समाज को परिवर्तनशील माना गया, चेंजेबल माना गया। और साथ में ये बताया गया कि इस परिवर्तन के पीछे कुछ निश्चित नियम, जो ये चेंजेस होने इसके पीछे कुछ सर्टेन रूल्स हैं और सोशल प्रोसीजर हैं, पावर्स हैं जो काम करती हैं। और इस समय सामाजिक घटनाओं और तथ्यों को समझने के लिए, ठीक है, सोशल इवेंट्स को और फैक्ट को समझने के लिए हमें उस विधि के प्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। और इस समय सामाजिक घटनाओं और तथ्यों को समझने के लिए उस विधि के प्रयोग पर जोर दिया जाए जिससे का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं, जिसका यूज़ नेचुरल इवेंट्स और फैक्ट को समझने के लिए किया जाता है। इसके रिजल्ट में यह होगा इस काल के विचारकों में, ठीक है, विचारकों चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव जो है वो दिखाने लगा, यूज़ ऑफ साइंटिफिकली जो है इस समय में होने लगा। तो बेसिकली समाज के अध्ययन में कार्यकारण संबंधों पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके बाद हमारे जो है 3rd और 4th स्टेज रह जाएंगी, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपना कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने यानी आपको 2 स्टेजेस बताई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सभी को अच्छे समझने के लिए दोनों स्टेजेस को आप समझ लेंगे कि पहली जो स्टेज थी, पहली जो अवस्था थी समाजशास्त्र के विकास में, वो कहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद पहली अवस्था खत्म होने के बाद जब दूसरी अवस्था सेकंड स्टेज स्टार्ट हुई तो कहाँ से कहाँ तक कितनी प्रोग्रेस जो है सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण साबित हुई है, ठीक है। अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। जो यही वाला टॉपिक हमारा चलेगा, 2 स्टेजेस रह गए हैं, 3rd और 4th। तब तक के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।
थर्ड और फोर्थ स्टेज भी लगभग ये है। थर्ड स्टेज जो है मैंने आपको बता दिया 15th सेंचुरी का इसमें जिक्र आएगा, 15वीं शताब्दी से इसकी स्टार्टिंग मानी गई है। ओके, और ऑगस्ट कॉम्ट जो है चारों अवस्थाओं में फोर्थ स्टेज में ऑगस्ट कॉम्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।